my dear students. I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. और स्टूडेंट आप सभी का मेरी YouTube क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों को कराने वाली हूँ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं स्टूडेंट, आपके HSC TGT एग्जाम के लिए, DSSB डोमेस्टिक साइंस एग्जाम के लिए, यूपी TGT PGT एग्जाम के लिए, एंड आप लोगों का GIC का जो एग्जाम होता है स्टूडेंट, LT ग्रेड एग्जाम होता है, सभी होम साइंस एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे क्वेश्चंस, एंड इनसे डेफिनेटली आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बता देती हूँ स्टूडेंट कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। जो कल मैंने आप लोगों की क्लास ली थी उसकी PDF एंड प्लस ये क्वेश्चन विद आंसर आप लोगों को आज टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करेंगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, एंड आप लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल लगेंगे क्वेश्चन, एंड आपके काम के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, which made on yarn will be stronger and will produce a smooth surface to the fabric। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है स्टूडेंट, ट्विस्टिंग, स्टेपल, क्वालिटी एंड लॉन्गर, जो कि आपके यान को क्या बनाती है, आपके धागे को मजबूत बनाती है, और उसका जो एक क्या होता है स्टूडेंट, एक सरफेस होता है, जो उसकी परत होती है, उसकी सतह होती है, उसे वो स्मूथ बनाती है, मुलायम या कोमल बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि जो आपका सूत होता है उस सूत को जो मजबूत बनाता है और उसकी सतह को जो चिकना बनाता है, वो इनमें से क्या होता है, ट्विस्ट होता है, या फिर स्टेपल होता है, गुणवत्ता होती है, या फिर स्टूडेंट लंबाई होती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जो यान का स्टूडेंट ट्विस्ट होता है, यानी कि जो उसमें ऐठन दी जाती है, ट्विस्टिंग की जाती है स्टूडेंट, वही यान को क्या बनाती है, वही यान को मजबूत बनाती है और उसके सरफेस को स्मूथ बनाती है। अगर इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका यान है, यान किससे बनता है, यान बनता है फाइबर से, फाइबर मतलब रेशा। सो स्टूडेंट रेशा जो होता है वो उतना मजबूत नहीं होता, वो काफी डेलिकेट होता है, और जब आप रेशे की ट्विस्टिंग कर देते हैं, यानी कि उसकी कताई करके आप उसमें ऐठन देते हैं, तो ऐठन देने के बाद स्टूडेंट वो मजबूत होकर एक धागा बन जाता है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द टेम्पररी स्टिच। आपको बताना है कि इनमें से अस्थायी टाका कौन सा होता है। देखिए आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट कि आपके जो टाके होते हैं दो तरह के होते हैं, एक टाका होता है स्थायी टाका, एक टाका होता है स्टूडेंट आप लोगों का अस्थायी टाका, यानी कि एक होती है टेम्पररी स्टिचेस, एक होती है परमानेंट स्टिच। ठीक है ना। तो जो आप लोगों के टेम्पररी स्टिचेस होते हैं स्टूडेंट, जनरली जब हम अपनी क्या कर रहे होते हैं, सिलाई कर रहे होते हैं, तो हम प्री प्रिपरेशन के समय ज्यादातर जो आपकी टेम्पररी स्टिचेस होती हैं, यानी कि आप लोगों की जो स्टूडेंट अस्थायी टाके होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे अस्तर को जोड़ने के लिए, है ना, हम कोई बुकरम लगा रहे हैं तो उसको जोड़ने के लिए। एंड जो आपके परमानेंट स्टिचेस होते हैं उनको हम पक्की सिलाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर हमें मशीन से नहीं सिलना है कपड़े को, तो हम स्थायी टाकों के द्वारा वही रूप देने की कोशिश करते हैं, वही पर्पस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है विच इज द टेम्पररी स्टिच, आपकी टेम्पररी स्टिच कौन सी होगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा अनइवन बास्टिंग, यानी कि स्टूडेंट जो आप लोगों का कच्चे का टाका होता है जिसको हम बास्टिंग कहते हैं, वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बास्टिंग आपकी एक टेम्पररी स्टिच होती है। एंड एक बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो आपका बास्टिंग होती है वो दो तरह की होती है, आपकी बल्कि तीन तरह की होती है। एक होती है इवन बास्टिंग, एक होती है अनइवन बास्टिंग, एक होती है स्टूडेंट डायगोनल बास्टिंग, यानी कि एक होता है सम कच्चा टाका, एक होता है असम कच्चा टाका, एक होता है स्टूडेंट तिरछा कच्चा टाका। ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक आपका क्या होगा, जब मैंने इवन बास्टिंग बोला है स्टूडेंट, तो ये वो बास्टिंग होगी जिसमें सारे जो टाके हैं वो एक समान दूरी पे, एक समान लंबाई के लगे हुए होंगे। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट एक असमान कच्चे टाके की, तो स्टूडेंट कोई लंबा कोई छोटा, कोई लंबा कोई छोटा, इस तरीके का हो सकता है, यानी कि उनमें समानता नहीं होगी। और अगर मैं बात करती हूँ तिरछे कच्चे टाके की, तो वो आपका इस तरीके से लगता चला जाता है। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हाउ द रेक्टेंगुलर इंटरलेसिंग ऑफ यार्न इज कॉल्ड। आपको बताना है जो धागों के आयताकार इंटरलेसिंग होती है उसे क्या कहा जाता है। जो धागों में एक आयताकार इंटरलेसिंग होती है स्टूडेंट, उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास वार्पिंग, ठीक है,
वीविंग एंड सुइंग एंड थ्रेडिंग। ठीक है ना, ये आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। वार्पिंग आप लोगों के पास ऑप्शन है स्टूडेंट, ठीक है। आप लोगों के पास वीविंग ऑप्शन में है, सुइंग ऑप्शन में है एंड थ्रेडिंग ऑप्शन में है, ठीक है ना। एक बार हिंदी में देख लीजिएगा, वार्पिंग है एंड बुनाई है, सिलाई है और स्टूडेंट थ्रेडिंग है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, जब हम क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं सो आंसर बनेगा बुनाई। मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि जहां भी आपको ये इंटरलेसिंग वर्ड देखने के लिए मिल जाता है, समझ जाइएगा आंसर आपका क्या होगा स्टूडेंट, बुनाई ही आपका सही आंसर होगा। क्योंकि धागों में जो इंटरलेसमेंट होता है लंबाई और चौड़ाई के धागों में, वो हमेशा बुनाई में देखा जाता है, वीविंग में देखा जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। विच मेजर इज टेकन फ्रॉम नेक पॉइंट टू वेस्ट लाइन अप टू द डिजायर्ड लेंथ ऑफ गारमेंट, फुल लेंथ, नेचुरल वेस्ट, स्लीव लेंथ एंड अक्रॉस चेस्ट। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि कपड़े की मनचाही लंबाई तक गर्दन के बिंदु से लेकर कमर की रेखा तक जो नाप ली जाती है उस नाप को हम किस नाम से जानते हैं। कपड़े की मनचाही लंबाई तक गर्दन के बिंदु से लेकर, यानी कि गर्दन से लेकर स्टूडेंट जो कमर की रेखा होती है वहां तक जो नाप लिया जाता है वो नाप आपका कौन सा नाप होता है। ये आप लोगों का स्टूडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आपका सही आंसर जाएगा नेचुरल वेस्ट। ये आपका नाप क्या कहलाता है स्टूडेंट, प्राकृतिक जो आप लोगों की कमर की लंबाई है स्टूडेंट ये वो कहलाता है। सो नेचुरल वेस्ट जो आपकी मेजरमेंट होती है स्टूडेंट वो यहाँ पे ली जाती है, ठीक है ना। जो डिजायर्ड लेंथ होगी गारमेंट की उसे हम किस नाम से जानेंगे, नेचुरल वेस्ट के नाम से जानेंगे स्टूडेंट। प्राकृतिक कमर हम कह सकते हैं हिंदी में, तो इस नाम से हम जानेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू स्विंग निडल्स, यानी कि स्टूडेंट जो सिलाई की सुई है उनका एक संबंधित वर्गीकरण कौन सा है। यानी कि जब हम बात करते हैं सुई की तो सुई का क्लासिफिकेशन आप किसके आधार पे कर सकते हो। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग यानी कि उसकी मजबूती और उसकी लंबाई। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट लेंथ एंड थिकनेस यानी कि उसकी लंबाई और उसकी मोटाई। तीसरा ऑप्शन है स्टिफनेस एंड लॉन्ग यानी कि वो कितनी कठोर है, कितनी स्टिफ है और कितनी लंबी है। फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट शैंक एंड लॉन्ग यानी कि स्टूडेंट को थोड़ी मुड़ी हुई है, तिरछी है या फिर वो आपकी लंबी है। ये आप लोगों के सामने ऑप्शन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखोगे कि सिलाई की सुई से संबंधित जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया जाता है स्टूडेंट, वो किया जाता है लेंथ एंड थिकनेस के आधार पे। आपकी सुई कितनी लंबी है और कितनी मोटी है, इस आधार पे स्टूडेंट आप अपनी सुई का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो सुई को जो हम कैटेगरीज में बांटते हैं वो उसकी लेंथ और उसके थिकनेस के आधार पे बांटते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज पीपीई इन सेफ्टी, आपको बताना है कि जो सुरक्षा में हम पीपीई का इस्तेमाल करते हैं वो पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्शन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फिजिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्शन प्रैक्टिस इक्विपमेंट। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि सुरक्षा में जो पीपीई का हम इस्तेमाल करते हैं आखिर वो होता क्या है। ऑप्शन हिंदी में देखिएगा, उत्पादन सुरक्षात्मक उपकरण, शारीरिक सुरक्षा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा अभ्यास उपकरण। तो स्टूडेंट जब हम सेफ्टी पर्पस से जो अपने लिए कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें पीपीई इक्विपमेंट कहते हैं, वो कौन से इक्विपमेंट होते हैं स्टूडेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहलाते हैं यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहलाते हैं। तो आप लोग ये फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा कि ऐसे इक्विपमेंट को हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है विच स्टिचेस इज वर्कड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन द गारमेंट। आपको बताना है स्टूडेंट कपड़ों पर दाएं से बाएं की ओर कौन सी सिलाई लगाई जाती है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि कपड़ों पे जब हम सिलाई लगाते हैं स्टूडेंट तो दाएं से बाईं ओर आप कौन सी सिलाई लगाते हो, ये आप लोगों का स्टूडेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, टेम्पररी स्टिचेस यानी कि स्टूडेंट आप लोगों के जो कौन से टाके होते हैं, अस्थाई टाके होते हैं, परमानेंट स्टिचेस यानी कि जो आपके स्थाई टाके होते हैं, एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस जो आपके कढ़ाई के टाके होते हैं एंड डेकोरेटिव स्टिचेस स्टूडेंट जो आप लोगों के सजावटी टाके होते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि कपड़ों पर
जो दाईं से बाईं ओर स्टूडेंट हम लोग सिलाई लगाते हैं वो सिलाई आपकी कौन सी होती है? क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि दाईं से बाईं ओर सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ जो हम टाका लगाते हैं, कौन सा टाका होता है स्टूडेंट? वो आपका अस्थाई टाका होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो स्टूडेंट वो हमारा टेम्पररी स्टिच होती है जिसको हम दाईं से बाईं तरफ लगाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ फाइबर ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड इज नोन एज। आपको बताना है कि कपास के रेशों को उसके बीजों से अलग करना क्या कहलाता है। ठीक है, जो कपास का आपका तंतु होता है, जब हम उसे उसके बीजों से अलग करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। वीविंग आपके पास ऑप्शन में है, स्पिनिंग आपके पास ऑप्शन में है, निटिंग आपके पास ऑप्शन में है, एंड गिनिंग आप लोगों के पास स्टूडेंट ऑप्शन में है। ठीक है, हम एक बार हिंदी में देखेंगे कि कपास के रेशों को के बीजों से अलग करना क्या कहलाता है स्टूडेंट। जब हम कपास के बीजों को रेशों से अलग करने की बात करते हैं तो इससे स्टूडेंट हम लोग गिनिंग के नाम से जानते हैं, और इसको अगर हम हिंदी में बात कहें स्टूडेंट तो हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है? ओटाई के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? ओटाई के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो जूट का रेशा होता है स्टूडेंट, उसे आप किस चीज से प्राप्त करते हैं? द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, सीड ऑफ द जूट प्लांट, फ्रूट कवरिंग ऑफ जूट प्लांट एंड रूट्स ऑफ द जूट प्लांट। एक बार स्टूडेंट क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आप जूट के फाइबर को कहां से प्राप्त करते हैं? द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, सीड ऑफ द जूट प्लांट, फ्रूट कवरिंग ऑफ द जूट प्लांट एंड रूट्स ऑफ द जूट प्लांट। एक बार स्टूडेंट हिंदी में क्वेश्चन को देखिएगा। जूट के रेशे को प्राप्त किया जाता है जूट के पौधे के तने से, जूट के पौधे के बीज से, जूट के पौधे के फल का जो आपका एक कवरिंग होती है उससे, या फिर स्टूडेंट जूट के पौधे की जड़ से। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि जूट के पौधे के तने से हम क्या प्राप्त करते हैं स्टूडेंट? जूट का फाइबर प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो जूट के पौधे का तना होता है स्टूडेंट, उसी से ही हम क्या करते हैं? जो आप लोगों का जूट का फाइबर होता है उसकी हम प्राप्ति करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ यार्न यूज टू मेक फैब्रिक बाय वीविंग एंड निटिंग इज। आपको बताना है स्टूडेंट द नंबर ऑफ यार्न यूज टू मेक फैब्रिक बाय वीविंग और निटिंग। जो धागों की संख्या का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कपड़ा बनाते हैं, चाहे वो वीविंग के थ्रू हो चाहे वो निटिंग के थ्रू हो, तो स्टूडेंट कितने धागों का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। 2 सेट ऑफ यार्न इन ईच केसेस, यानी कि आप दोनों ही सूरतों में, चाहे वीविंग हो चाहे आपकी निटिंग हो, आप दो दो धागों के सेट का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल यार्न इन ईच केस, आप दोनों में सिर्फ एक एक धागे का इस्तेमाल करते हैं। 2 सेट ऑफ यार्न इन वीविंग, यानी कि वीविंग में आप 2 सेट का। एंड सिंगल इन निटिंग, और सिंगल धागे का इस्तेमाल आप निटिंग में करते हैं। सिंगल यार्न इन वीविंग एंड 2 सेट ऑफ यार्न इन निटिंग। ठीक है ना? सो जब आप बुनाई करते हो तो एक सिंगल धागे का, और जब आप निटिंग करते हो तो 2 सेट धागे का इस्तेमाल आप करते हो। सो स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देखो कि जब कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है, कपड़ा बुनने का जो आपका प्रोसेस होता है, चाहे वो आपका बुनाई कहेंगे दोनों को, हम निटिंग को भी बुनाई कहते हैं, वीविंग को भी बुनाई कहते हैं। तो स्टूडेंट दोनों को जब आप बुनते हो तो धागे की संख्या क्या रहती है? आप दोनों में ही आप क्या करते हो? 2 सेट का इस्तेमाल करते हो या फिर आप एक सेट का इस्तेमाल करते हो? बुनाई में धागे के 2 सेट होते हैं और आप लोगों का निटिंग में एक सिंगल सेट होता है। बुनाई में आपका क्या होता है स्टूडेंट? एक धागा होता है, और निटिंग में आपके 2 सेट होते हैं। आप हिंदी में इसको, जहाँ पे दोनों जगह बुनाई लिखा है, आप इसको इंग्लिश से कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट कि आप लोगों का ये एक वीविंग है और एक निटिंग है। दोनों को बुनाई लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटर से होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों को आप वीविंग और नीटिंग अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? सो 2 सेट ऑफ yarn in each cases, single yarn in each cases, 2 सेट ऑफ yarn in weaving and single yarn in stitch आपका knitting, single yarn in weaving and 2 सेट ऑफ yarn in knitting. So स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि हम 2 सेट का इस्तेमाल करते हैं बुनाई करने के लिए, और स्टूडेंट एक सिंगल धागे का इस्तेमाल करते हैं निटिंग करने के लिए, क्योंकि आपके बुनाई प्रक्रिया में धागों का इंटरलेसमेंट होता है, और निटिंग में स्टूडेंट क्या होती है? इंटरलूपिंग होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बुनाई में आपके इस तरीके से इंटरलेसमेंट होता है और निटिंग में स्टूडेंट आपकी इस तरीके से इंटरलूपिंग होती है।
दोनों में अंतर होता है। एक में 2 धागों का इस्तेमाल करेंगे आप, यानी कि बुनाई में 2 धागों का इस्तेमाल होगा, और निटिंग में स्टूडेंट एक धागे का इस्तेमाल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, द वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन इन, आपको बताना है जो कपड़े में बुनाई की जाती है वो किसके माध्यम से की जाती है। ऑप्शन एक बार ध्यान से देखो, हैंडलूम आपके पास ऑप्शन में है, पावर लूम आपके पास ऑप्शन में है, बोथ ए एंड बी आपके पास ऑप्शन में है, और तकली आप लोगों के पास स्टूडेंट ऑप्शन में है। सो कपड़े की बुनाई किससे की जाती है स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। हथकरघा से, बिजली के करघे से, दोनों ए और बी, और आप लोगों का तकली। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आपके जो ये दोनों ए और बी वाले ऑप्शन है, यानी कि हैंडलूम एंड पावर लूम, जो आपका हाथ से चलने वाला करघा है, और स्टूडेंट आप लोगों का बिजली से चलने वाला करघा है, दोनों से ही बुनाई की जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों से ही क्या करते हैं स्टूडेंट, हम बुनाई करते हैं, चाहे वो हमारा हाथ से चलने वाला करघा हो यानी कि हैंडलूम हो, या फिर स्टूडेंट पावर लूम हो यानी कि बिजली से चलने वाला करघा हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है स्टूडेंट, विच वन इज अ स्पिनिंग डिवाइस, आपको बताना है कि अगर आपको धागे में कताई करनी है स्टूडेंट, तो इनमें से कौन से यंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देखो कि अगर आपको धागे में कताई करनी है, धागे की कताई करनी है, तो कौन सा उपकरण या यंत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तकली, लूम, चरखा, बोथ ए एंड सी। सो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। जब हम कताई यंत्र की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमारा सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टूडेंट जो तकली होती है और जो चरखा होता है, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है धागे की कताई करने के लिए। है, ये ध्यान रखिएगा, जो तकली होती है स्टूडेंट और जो आप लोगों का चरखा होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं धागे की कताई करने के लिए। चरखे का आप लोगों ने पिक्चर भी देखा होगा, जो महात्मा गांधी जी ऐसे चलाते हैं हाथ से। एंड तकली स्टूडेंट क्या होती है, एक आपका गोल सा होता है, उसमें एक धागा लटका रहता है, उसमें एक आपका गिट्टी सी रहती है नीचे, वो आपकी तकली होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, द राइट टाइम टू कट जूट प्लांट इज, आपको बताना है कि जूट के पौधे को काटने का सही समय कौन सा होता है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, द राइट टाइम टू कट जूट प्लांट इज, यानी कि जो जूट का पौधा होता है स्टूडेंट, से काटने का सही समय कौन सा होता है, मेच्योर्ड स्टेज, बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, एंड एनी टाइम आफ्टर फ्लावरिंग। क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे स्टूडेंट, कि जूट के पौधे को काटने का सही समय क्या है, परिपक्व अवस्था, फूल चरण से पहले, फूल चरण के आपके उस टाइम पर जब आपका फ्लावरिंग उस पे हो रही हो, फ्लावर आ रहे हो, फूल आने के बाद, कभी भी। तो आपके ऑप्शन कहते हैं कि जब वो पूरी तरीके से मेच्योर हो गया हो तब, या फिर फूल आने वाले हों उससे पहले, जब फूल आ रहे हो तब, या फूल आने के बाद। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर बनेगा आप लोगों का, जब उस पे फ्लावर आ रहे होते हैं, वो टाइम बिल्कुल सही होता है कि आप जूट के पौधे को उस समय पर काट सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, द यार्न इज बाउंड ऑन बिग रील्स आर कॉल्ड। क्वेश्चन कहता है कि बड़ी रीलों पर जिन पे आपका जो लपेटे जाने वाला सूत्र होता है, उस रील को किस नाम से जानते हैं। यानी कि जो आपका सूत्र होता है स्टूडेंट, जो यान होता है, जिन बड़ी बड़ी रीलों पे आप उसे लपेटते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपकी स्टूडेंट क्या होती हैं, बड़ी बड़ी रील होती हैं जिन पे आप धागे को लपेटते हो, उसे आप किस नाम से जानते हो, सिल्वर, बॉबिन, बैबलिंग, एंड आप लोगों का स्टूडेंट बेलिंग एंड रेटिंग। क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देख लीजिएगा, सिल्वर, बॉबिन, बेलिंग एंड रेटिंग। सो स्टूडेंट आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, उसको हम बॉबिन के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो बड़ी बड़ी रील होती हैं स्टूडेंट जिन पे हम धागे को लपेटते हैं, उसको हम बॉबिन के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, कंपैरिजन कंप्रेशन ऑफ रॉ कॉटन फाइबर्स इनटू बंडल इज। आप लोगों का स्टूडेंट, जो एक कपास का कच्चा रेशा होता है, जब हम उसे एक बंडल के रूप में कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ये आपका क्वेश्चन है, कंप्रेशन ऑफ रॉ कॉटन फाइबर इनटू बंडल इज, यानी कि जो आप लोगों का कपास का एक कच्चा रेशा है स्टूडेंट, जब आप उसे एक बंडल की फॉर्म में, एक लच्छी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, परिवर्तित कर देते हो, या आप उसका एक हस्तांतरण या रूपांतरण कुछ भी कह सकते हो, वो आप कर देते हो, तो स्टूडेंट उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, बेलिंग के नाम से, बॉबिन के नाम से, सिल्वर के नाम से, या नन ऑफ दीज।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जब कच्चे कपास के रेशे को बंडल में संपीड़ित किया जाता है तो ये प्रक्रिया आपकी बेलिंग प्रोसेस कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? इस प्रोसेस को हम बेलिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। रोटिंग आउट ऑफ गमी स्पिन ऑफ जूट स्टेम टू सेपरेट फाइबर इज, यानी कि जूट के तने के चिपचिपे स्पिन से निकलकर तने को अलग करना क्या कहलाता है? ठीक है ना। जो आप लोगों का जूट का स्टूडेंट क्या होता है, रेशा होता है, वो आपका एक तने में चिपका हुआ रहता है, जहां पर आपका एक चिपचिपा पदार्थ उसे जोड़ के रखता है। तो उसे जब आप अलग करते हो तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जूट के तने से जब आप उसके फाइबर को अलग करते हो, जिसके आपका जो वो मोम के द्वारा जुड़ा रहता है, गम के द्वारा जुड़ा रहता है, गोंद के द्वारा जुड़ा रहता है। मोम मैंने बोला, उसके लिए जो वर्ड है वो सही वर्ड होगा गोंद। कि जब वो गोंद के द्वारा तने से जुड़ा रहता है आपका जूट का फाइबर, तो आप उसे जब अलग करते हो, तने से सेपरेट करते हो, ये प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? तो इस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं स्टूडेंट रेटिंग के नाम से। ठीक है ना। इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, सड़ाना, गलाना, कुछ भी कह सकते हो। तो चाहे आप इसको सड़ाना के नाम से जान लो, यानी कि आप उसे सड़ाते हो, या फिर स्टूडेंट आप उसे गलाते हो। तो गलाना भी आपका यहाँ पर मेथड हो सकता है, सड़ाना या फिर गलाना। इस विधि के द्वारा स्टूडेंट आप जो जूट का आपका तना होता है, उससे जो फाइबर चिपका रहता है, उसको आप अलग करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन है, सम फाइबर सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल obtained from plant and animals are called। आपको बताना है, क्वेश्चन देख लीजिए। some fibers such as cotton, jute, silk and wool obtained from plants and animal are called। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है भाई? सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिल्वर एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है, पौधे और जानवरों से प्राप्त कुछ रेशे जैसे कि कपास, जूट, रेशम और ऊन क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ये सब आपके प्राकृतिक फाइबर कहलाते हैं, यानी कि इन सभी को हम नेचुरल फाइबर के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सम फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड। कुछ ऐसे आपके क्या होते हैं स्टूडेंट? रेशे होते हैं जिन्हें रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कुछ आप लोगों के ऐसे रेशे होते हैं स्टूडेंट जिन्हें हम कैसे बनाते हैं, जिनको स्टूडेंट हम केमिकल चेंजेस के थ्रू बनाते हैं। वो रेशे कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिल्वर एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऐसे रेशो को हम लोग स्टूडेंट सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द जूट प्लांट। आपको जूट के पौधे का नाम बताना है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका कहता है, नेम द जूट प्लांट। आपको स्टूडेंट जो आपका का पौधा होता है उसका नाम बताना है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बनेगा पटसन। जो आप लोगों का स्टूडेंट का पौधा होता है उसे हम पटसन के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर को नोट डाउन करते रहिएगा, साथ साथ इसको हम पटसन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, पटसन इज कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द सीजन। जो आपका पटसन है स्टूडेंट, इसकी खेती किस ऋतु में की जाती है? विंटर, रेनी, समर एंड नन ऑफ दीज। यानी कि जो आप जूट की स्टूडेंट क्या करते हो, खेती करते हो, तो वो आप किस समय पे करते हो, किस ऋतु में करते हो? सर्दी की ऋतु में, बरसात की ऋतु में, गर्मी की ऋतु में, या इनमें से कोई नहीं? ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो जूट की खेती की जाती है स्टूडेंट, वो किस ऋतु में की जाती है? तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा रेनी सीजन में। यानी कि जो बरसात का मौसम होता है स्टूडेंट, उस टाइम पर हम क्या करते हैं? जूट की खेती को करते हैं। क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा कि जो आप लोगों का जूट की खेती की जाती है स्टूडेंट, वो किस टाइम पे की जाती है? जब बरसात का मौसम होता है तब की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इन विच सॉइल डू जूट प्लांट ग्रो। आपका जो जूट का पौधा होता है स्टूडेंट, उसे किस मिट्टी में उगाते हैं? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। इन विच सॉइल डू जूट प्लांट ग्रो, यानी कि जूट के पौधे किस मिट्टी में उगाए जाते हैं? काली मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, सफेद मिट्टी में, या फिर जलोढ़ मिट्टी? क्वेश्चन के आंसर की तरह अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जलोढ़ मिट्टी, जिसे एल्विलाई के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट, है ना, जिसे एल्यूविलाई के नाम से भी हम जानते हैं। जो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है स्टूडेंट, उसके द्वारा आपके जूट की खेती की जाती है।
ये मिट्टी स्टूडेंट एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें मिनरल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि खनिज लवण इस मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक दानेदार जैसी इसकी रचना होती है स्टूडेंट, मतलब थोड़ी सी एक ऐसी रचना होती है, टेसिंग सी होती है। साथ ही ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये जो मिट्टी होती है आपकी, इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो काफी कम होती है, सोखने की क्षमता, मतलब लेस वाटर कंटेंट वाली ये मिट्टी है। नमी इसमें बहुत ज्यादा नहीं होती मिट्टी में आपकी। क्वेश्चन का आंसर बनेगा जालोड़ मिट्टी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, वेयर इज जूट ग्रोन इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में कहाँ कहाँ उगाया जाता है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझो, वेयर इज जूट ग्रो इन इंडिया, भारत में कहाँ कहाँ उगाया जाता है। ऑप्शन आपके पास है बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, वेयर इज जूट ग्रोन इन इंडिया। आप जूट को कहाँ कहाँ उगाते हैं स्टूडेंट, अगर हम जूट को उगाने की बात करते हैं तो भारत में स्टूडेंट बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, तीनों जगह पे जूट की जाती है। तो तीनों आंसर आपके सही हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हाट इज द कलर ऑफ जूट फाइबर, यानी कि जो जूट का रेशा होता है स्टूडेंट उसका रंग कैसा होता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो जूट का रेशा होता है उसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, सफेद रंग, या फिर नारंगी रंग, या फिर हल्का पीला रंग, या फिर काला रंग। सो क्वेश्चन काफी सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन भी काफी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जूट के रेशे का रंग कैसा होता है स्टूडेंट, हल्का पीला होता है। कहा जाता है ना कि गोल्डन येलो कलर का आपका क्या होता है स्टूडेंट, फाइबर होता है, वो अपने सुनहरे पीले रंग के लिए जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ जूट फाइबर, जो जूट का फाइबर होता है स्टूडेंट का रेशा होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा देख लीजिएगा, जो जूट का रेशा होता है स्टूडेंट की लंबाई कितनी है। तो जब हम के रेशे की लंबाई की बात करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट। देखिए ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, 6 to 8 फीट इन लेंथ, 4 to 6 फीट इन लेंथ, 2 to 4 फीट इन लेंथ एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा कि जब हम जूट के रेशे की लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई होती है 6 से 8 फीट, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जूट का क्या होता है स्टूडेंट, रेशा होता है, जूट के रेशे की जो लंबाई होती है स्टूडेंट 6 से 8 फीट लंबाई का होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज आपको मैंने 25 क्वेश्चंस कराए हैं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूजफुल रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए कल को मैं और लेकर आऊंगी, जिनको करने में आपको अच्छा भी लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। सो क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हेन वाज फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल विल सेटअप। फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल यानी कि एक आधुनिक सूती वस्त्र मिल को किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1818 में। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट के जो आप लोगों की पहली सूती वस्त्र टेक्सटाइल जो मील बनी थी, एक आधुनिक सूती वस्त्र टेक्सटाइल मील, उसको 1818 में स्टूडेंट एक बनाया गया था। और ये ध्यान रखिएगा इसको कलकत्ता के पास बनाया गया था, जो कोलकाता के पास स्टूडेंट एक जगह है वहां पे इसको बनाया गया था। सो आपकी जो ये प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मील है इसे 1818 में कैलकाटा के पास एक जगह है वहां पर बनाया गया था। तो ये थे स्टूडेंट आज की क्लास के आप लोगों के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा एंड रेगुलर मेरी क्लासेस को जरूर देखिएगा स्टूडेंट। ये आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी एंड आप लोगों की हेल्प भी करेंगी आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको क्वालिफाई करने में। चलिए स्टूडेंट, फिर से मिलते हैं कल एंड हम लोग फिर से कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे एंड आई होप आपको मजा आएगा क्लास। बाय स्टूडेंट।